नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी का दिन, रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई होने के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जो आम सीमाएं अब लांघने लगी हैं। ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे होने की बात कही है। इस बयान पर सियासी रण छिड़ चुका है। तो वहीं बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता होता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार करके ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बालूरघाट चुनावी रैली के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे पता है कि टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी है कि बीजेपी के लिए रामनवमी का दिन दंगे का दिन होता है। जिस तरह बीजेपी के कहने पर अफसर बदले जा रहे हैं, अगर ऐसे में दंगे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शोभा यात्राएं, रामनवमी, इस पर राजनीति आखिर बंगाल में क्यों होती है। बंगाल की ममता सरकार एक तरफ तो रमजान और ईद के मौके पर मुसलमानों को उपहार देती है, लेकिन रामनवमी पर दंगों की बात क्यों करती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। बंगाल की ममता सरकार एक तरफ तो रमजान और ईद के मौके पर मुसलमानों को उपहार देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के रास्ते को बदलने की बात करती है। बंगाल में हालात यह हो गए हैं कि हिंदुओं को अपने हक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठन कई सालों से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे इस साल ममता सरकार ने बदलने की बात कही थी। वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। कई अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश होता था, लेकिन रामनवमी पर बंगाल में अवकाश नहीं होता था। बंगाल में अब पहली बार रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा की गई है, इसलिए 17 अप्रैल को यानी रामनवमी पर सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ममता ने एक बार फिर बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि रामनवमी बीजेपी के लिए दंगा करने का दिन है। बीजेपी ने कुछ स्थानों पर पुलिस और सेना को भगवा रंग में रंग दिया है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है, अब हमारा बात नहीं सुन रहा है। सियासी बयानबाजी के इस दौर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर बवाल मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बालूरघाट में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सीएम ममता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है कि तृणमूल ने हमेशा की तरह यहाँ रामनवमी उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहाँ रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की।
सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। एक तरफ सीएम ममता बीजेपी के उम्मीदवारों को गुंडों का सरदार बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी सीएम ममता पर रामनवमी पर शोभा यात्रा को रोकने का आरोप लगा रही है। खैर, जो सीएम ममता कभी जय श्री राम के नारे को सुनकर भड़क जाया करती थी, आज वह रामनवमी पर छुट्टी देकर हिंदू वोटरों को साधने का काम कर रही हैं। बंगाल में लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है और इस बात को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी समझती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव और 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी की बढ़त से टीएमसी सतर्क हो गई है। यही कारण है कि सीएम ममता इस बार जय श्री राम के नारे के प्रति अपनी नाराजगी नहीं दिखा रही। इसके पीछे एक कारण अयोध्या में श्री राम मंदिर का अस्तित्व में आना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमानों को जल्दी से आपके साथ मिलवा देते हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हुए हैं हमारे साथ। संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी के, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले सवाल संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी के, क्यों लगता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि अगर एक जिले के डीजीपी को चेंज करके दूसरे जिले में अगर शिफ्ट किया गया है, तो जो कमांड है उनका उस जिले पर या फिर दंगे पर, वो कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर होने के बाद उस जिले का फिसल जाएगा और वहां दंगा होने की संभावना हो जाएगी? या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रही हैं कि रामनवमी आ गया, अब देखिए वापस दंगा करवाएंगे बीजेपी वाले, क्या ये भड़काना नहीं है अपने राज्य की जनता को? या फिर टीएमसी हारने वाली है बुरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में, सीटें उनकी कम जाएंगी, इस डर से तो नहीं लोगों को डरा रही है ममता बनर्जी? संजय चक्रवर्ती जी, आप भली भांति समझते होंगे पूरे समीकरण को बंगाल के, इसीलिए जितने सवाल इसमें बन सकते थे वो मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा। उम्मीद करूंगी सीधा जवाब देंगे आप। सबसे पहले दुर्गा अष्टमी को सब लोगों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से मेरी आवाज मुझे गूंजे? नहीं, आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर है, तमाम पैनलिस्टों को भी आपकी आवाज क्लियर है। जल्दी से जवाब दीजिए। मेरी आवाज मुझे गूंजे? कोई बात नहीं, मुझे आ रही है आवाज, बोलिए। अरे मेरी आवाज, आपकी आवाज आपको गूंज रही है। ये थोड़ा सा ठीक कराइए। ठीक है, वो ठीक करेंगे। मैंने एक बार जरा संजय चक्रवर्ती की आवाज को देख लीजिएगा। जवाब तब तक दीजिए आप संजय जी। देखिए, पहली बात ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे वो हार रहे हैं, आपने यही कहा कि पूरी तरह से हारना ही होता तो हम कांग्रेस के साथ और सीपीएम के साथ हम गठबंधन बना करके हम अकेले लड़ रहे हैं, हिम्मत करके लड़ रहे हैं। और आज तक रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो है हमें हराने की जितनी बार भी कोशिश की, कभी हरा नहीं पाई, कभी नहीं हरा पाया। 2011 से लेकर के पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव, पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हम जनता का विश्वास हमारे पर है और हमेशा उसको हम लोग कायम रखेंगे। और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि किस तरह से लोग जो है दंगे भड़का के पराजय करके और जो है वोटों की राजनीति करती है। 19 तारीख को बाकायदा इलेक्शन है, पहले उसका, और उस पर जो है अगर 17 तारीख को इस तरीके से अगर उन्होंने कहा है, अभी छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी आप ही जैसे है, आप एंकर हैं, अचानक आप रोज डिबेट करवा रही हैं, एक नए किसी को जो है एकदम से बैठा दिया, एक महत्वपूर्ण मुद्दे बैठा दिया जाए, तो क्या वो उस तरीके से संभाल पाएगा?
एक नया आदमी आकर के जिस जिले में वो रह रहा है उसको नस नस से वाकिफ होता है, गली गली से वाकिफ होता है, अचानक जो है उसको वहां हटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? वो सिंपल मतलब ये है कि वो नया आदमी जो आएगा, जो भी नया उसको संभालेगा, पदभार संभालेगा, उसको ज्ञान नहीं होगा उस जगह का। तो यही वजह है। और चूंकि इस समय तो पुलिस व्यवस्था हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे पास जो इनपुट आया है उस इनपुट के बारे में आपसे बात किया गया। और फिर ये पिछला रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड में आपको बता दूं, पिछला रिकॉर्ड जब हनुमान जयंती का यात्रा निकला था, तो हनुमान जयंती की यात्रा में 1051 यात्रा निकली थी पूरे देश के, पूरे बंगाल के अंदर। 1051 में से हुबली एक ऐसी जगह थी जहां पे थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, तो वहां पे 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय दिया गया था कि आप, क्योंकि रोजा भी चल रहे थे और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा भी, तो 3:30 से 5:30 बजे का उनको समय दिया गया था। इन लोगों ने क्या किया, 5:15 बजे वहां से जो है शोभा यात्रा निकाली। और एक शोभा यात्रा निकालने का एक रूट होता है जहां पे पुलिस व्यवस्था की जाती है, वहां का कानून व्यवस्था देखी जाती है, रोड ब्लॉक किया जाता है। ये वहां ना जाकर के दूसरी जगह मस्जिद जहां जिस तरफ था वहां चले गए और जाकर के मस्जिद के सामने डांस करने लगे, वहां पे झंडा फहराने लगे। ये क्या है? इसको क्या माना जाए? हम शोभा यात्रा निकालिए है तो आप जाइए ना, जिस रूट पे आपको बताया गया उस रूट से जाइए, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे जाइए। नहीं करना है, ये तय बात है। अभी आपने देखा होगा ईद हुआ, 25 करोड़ पूरे देश से 25 करोड़ प्रधानमंत्री जी बालूरघाट से कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा से शोभा यात्रा राम नवमी के दिन खासकर उसे रोकने की कोशिश करते रहे हैं। एक चीज बता दें, पहली बात कि हम लोगों ने रोकनी कभी नहीं। मैंने कहा ना 1051 यात्राएं जो है पिछली बार हुई हैं। ठीक है, मुकेश त्यागी जी और भी मेहमान है हमारे पास। मुकेश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से। ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं कि ये बार बार जो अफसरों का तबादला करवा दिया जाता है मोदी गवर्नमेंट में, अगर उस जिले का अफसर अचानक से उसे उसकी पोस्टिंग कर दी जाए तो कार्यभार और रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? नया जो भी व्यक्ति आएगा उसे उस जिले को समझने में काफी समय लगेगा। और ऐसे सिचुएशन में जबकि आप देख रहे हैं कि चुनाव सर पर है, अगर दंगा हो जाता है, रामनवमी हो के दिन ऐसा कुछ होता है या इलेक्शन में कुछ होता है, तो जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग की होगी? मुकेश त्यागी जी बहुत गंभीर आरोप लगाए ममता बनर्जी ने। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज क्लियर है? कट रही है। मेरी आवाज क्लियर है आपको? अभी क्लियर आई, फिर बीच में कट रही थी। तो आपका सवाल मैं समझ गया कि हाँ। देखिए ऐसा है कि वस्तु स्थिति ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स है, वहां पे तुष्टीकरण का जो है बहुत बड़ा प्रभाव है। और उसी के आधार से ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती रही है। अब जहां पे मौलवी को भी स्टाइपेंड मिलता हो, जहां पे तारकेश्वर टेम्पल जो हिंदू का टेम्पल है उस ट्रस्ट का चीफ जो है मुस्लिम बनाया जाए, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मुकेश त्यागी जी बोलिए। जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये इनका पूरा जो आधार था वो तुष्टीकरण के आधार पे था। हिंदुओं को डिनाउंस करो, जिस प्रकार से पिछले साल भी मैं बता रहा हूँ कि ये भले ही कहते हो कि रूट चेंज हो गया, शोभा यात्रा, अरे प्रशासनिक व्यवस्था करना जो है वहां के मुख्यमंत्री और उसके प्रशासन का काम है। अब ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर जो है डीआईजी को चेंज कर दिया, वो बीजेपी ने थोड़ा चेंज किया, वो तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। क्योंकि वहां पर आप देखिए जिस तरह से अतीत बताता है कि सीबीआई के अफसर को भी जो है इन्होंने बंधक बना लिया था। अभी एनआईए के ऑफिसर के ऊपर जो है वहां पर वेंडलिज्म में बहुत पत्थर फेंके गए। तो यहाँ पर जो है ये बंगाल को अपनी जागीर समझते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा और किसी की रिट चलती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको इंटरवेंशन पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। फिर कहते हैं साहब हमें जीएसटी नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आपने जो है ऑडिटर जनरल का ऑडिटर रिपोर्ट दिया, तो वहां पे चुप शांति मार गए। तो ये लगातार जो है आप देखिए बीजेपी का वर्चस्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की 2 पार्लियामेंट्री सीट थी, उसके बाद वो 18 हुई। अभी जितने भी तमाम सिफोलॉजिस्ट और जितने भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि 22 से 25 जो है बीजेपी के झोली में आने वाली है। अब ये इनको सता लिया। अभी इन्होंने क्यों उस पर बैन लगाया? हाईकोर्ट में जाकर के फाइनली हाईकोर्ट ने परमिशन दी है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, कि आप इनको रामनवमी के प्रोसेशन ले जाने दीजिए। तो हाईकोर्ट को आने की जरूरत ही क्यों पड़ी मुझे बताइए? क्योंकि वहां पर थोड़ा छोटा रखेंगे और भी मेहमान है, छोटा रखेंगे। डॉक्टर टीना कर
डॉक्टर टीना कर्मी, कल प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था, कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होता है, राम को राजनीति से जोड़ देता है, बीजेपी को राजनीति से जोड़ दिया जाता है राम के साथ। ऐसे में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कि राम नाम और राम मंदिर को लेकर राजनीति करते आ रही थी, वोट बैंक के तौर पर उसे देख रही थी, अब राम मंदिर बनने के बाद उनके हाथ से पूरा का पूरा वोट खिसक गया है, अब वो राजनीति नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो राम मंदिर पर कहते हैं कि बीजेपी राजनीति करती है। जी शुक्रिया। देखिए प्रीति, आज ही सामने आई थी कि किस तरीके से नॉर्थ ब्लॉक में बिल्डिंग में आग लग गई। आप सोचिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे और जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, इंटरनल सर्वे बीजेपी का आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनको डर बढ़ रहा है और फाइलें जो है जला दी जा रही है। लेकिन कितने भी साक्ष्य छुपा ली जाए, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। आज जो जनता लगातार किसकी तरफ देख रही है? कांग्रेस पार्टी की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ। आने वाले समय में इंडिया अलायंस सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का डर जो है, कल एएनआई के इंटरव्यू में देख लिया सबने, डरे हुए थे, उनकी आंखों में डर दिख रहा था। जिस तरीके से आज पूरे भारत के अंदर, आजाद भारत में पहला इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, इसे घोटाला नहीं, हम इसको घोटाला कहेंगे। इतना बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर उन्होंने स्कैम कर दिया और फिर अचानक से आते हैं, फिर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको पता है उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अरे साहब, 3612 दिन लगे थे, आप दिया है आप जनता ने। लेकिन जो सवाल राम मंदिर पर, जो सवाल राम को लेकर बीजेपी पर आप लोग पूछते रहे, उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा था वोट बैंक का, जिसे आप राम मंदिर के नाम पर या फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर आप लोग वोट अपना साध रहे थे, लेकिन अब वो आपके हाथ में नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग इल्जाम लगाते हैं राम को जो राजनीति से जोड़ रहे हैं। 83% रोजगार की बात कर रहा है और लगातार और 45 साल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज मुद्दों पे चुनाव होगा, आप राम आज का विषय है और बार बार मोदी जी अगर डाइवर्ट करना चाहते हैं तो अब जनता पर लेने वाली नहीं। कहते हैं दो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, इनकी तो 2 बार चढ़ गई, तो 2 बार सत्ता में बैठा, उसके बाद इन्होंने 10 साल में काम क्या किया? आप इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, न्याय पत्र। वो तो कह रहे हैं आप लोगों का मैनिफेस्टो हवा हवाई, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है वो। हम 30 लाख नौकरियां देने वाले हैं, इन्होंने क्या किया बताइए? 2 करोड़ का नारा दे रहे हैं। ठीक है, समय कम है, जल्दी से पीयूष पंत जी क्या कहेंगे? राम नवमी आते ही, और बंगाल की बात जब भी आती है राम नवमी की बात जरूर होती है, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दंगे की बात जरूर कर देती हैं, और ऐसी कौन सी वजह है कि मुख्यमंत्री को अपने राज्य के शासन, खुफिया एजेंसी, राज्य के तंत्र पर भरोसा नहीं है कि दंगे की बात जरूर करती हैं और कहती हैं कि अगर दंगा हो जाए तो क्या करेंगे? क्या इतना खोखला किसी राज्य का खुफिया तंत्र हो सकता है, वहां की पुलिसिया व्यवस्था हो सकती है? नहीं, देखिए इतना खोखला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी, चूंकि अगर ये चीजें राजनीति का हिस्सा बन जाए तो इस तरह की बातें उठती रहती है लगातार। जो है ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है और हिंदू वोट बैंक को अपने हिस्से में करने की कोशिश करती है, और ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं जो है एक अल्पसंख्यकों की जो है बंगाल में रहनुमा बनी रहती है वो वहाँ पे। तो ये एक बंगाल की भूमि जो है बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होने के लिए मुफीद है वहाँ पे। इसीलिए वो जो है कि रामनवमी के जुलूस को लेके, या उसको अगर आप डाइवर्ट कर दे उसको लेके, या किसी जो है कि पुलिस अधिकारी का वहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन जो है पोस्टिंग कर देता है तो उसको लेके जो है इस तरह के जो है बयान आने लगते हैं। मुझे लगता है कि अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वरना जो है कि देखिए, ये तो जो है कि राज्य का जो खुफिया तंत्र बहुत मजबूत होता है, और हालांकि ये हमने देखा है। लेकिन क्या ये वोट का डर सता रहा है मुख्यमंत्री को? ये डराना हुआ ना, राज्य में दंगा होने वाला। अभी ईद पर भी उन्होंने एक सभा में वो गई थी, ईद के मौके पर मंच से उन्होंने बोला कि दंगा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप रहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। वो मुस्लिम समुदाय में वहां गई हैं, लोगों को इस तरह से कह रही हैं। क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, कल यहाँ बैठे पैनलिस्टों में कोई ना बचे, मैं ना रहूं। अब ये क्या होने वाला ये पहले से उनको पता है। ये कह रही हैं कि आप दंगे से बच के रहिए, आज वो कह रही है दंगा हो जाए तो क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं डर की राजनीति तो हुई ना पीयूष जी? नहीं, देखिए, डर की उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह की आप देखिए
दंगे दंगे क्यों होते हैं? अब दंगे होते हैं, हमने अगर आप देखिए पिछले, तो किस तरह से उसकी भूमि तैयार की जाती है, जमीन तैयार की जाती है ताकि पोलराइज हो मामला। हमने दिल्ली में भी ये देखा था इस बात को, जब भी जो है कि वहां पे आप सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से जो है कि जो सत्ता में पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के काम करती हैं। तो वो डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए इस देश में जो है हिंदू मुसलमान की जो राजनीति ठीक है, होती निरंजन है, पोद्दार। वो डर और दंगों निरंजन के पोद्दार, आधार समय पे बहुत ही कम है, जल्दी से polarized छोटा सा, होता है। बहुत कम रखिएगा। निरंजन पोद्दार जी, समय भी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। इस पूरे प्रकरण पर एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको क्या लग रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए टीएमसी जो रैलियां यहाँ रामनवमी पर निकलती है उसको बैन करती रही हैं, अब जाकर कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ निकलेंगी, छुट्टियां मिलेंगी लोगों को। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि राज्य में देखिए रामनवमी आ गया, ये जो बीजेपी के लोग हैं अब ये दंगा करेंगे। ये खुले तौर पर मुझे लगता है लोगों को डराना धमकाना और कुछ नहीं। देखिए प्रीति जी, दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात, जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो सरकार पश्चिम बंगाल में आज चल रही है, कहीं ना कहीं जिस कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ वो सड़कों पे उतरती थी और वो जिस तरीके से वहां पे उस टाइम धरने प्रदर्शन और जो बातें करती थी, आज आप ये समझ लीजिए 390 डिग्री का यू टर्न मार करके आज कहीं ना कहीं उसी सरकार की कॉपी पेस्ट वो हो गई है, यानी कि कॉपी और पेस्ट। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आप इसी तरीके से समझिए कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी की हुई होगी, जो माँ माटी और मानुष की जो बात करके सत्ता में आई थी और कम्युनिस्ट शासन जो 35-36 साल का कम्युनिस्ट शासन इन्होंने धराशायी किया था, आज कहीं ना कहीं वही इनकी नेटवर्किंग, वही इनके नेता, वही इनकी नीति, वही इनके पार्टी कार्यालय और वो की कोई पॉलिसी, यानी कि जिसको कहते हैं विशेष तुष्टिकरण। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रही है, एक अगर वहां के एक डीआईजी स्तर के व्यक्ति को अगर हटा करके चुनाव आयोग कहीं और पोस्ट कर देता है और ममता बनर्जी कहते हैं कि अब दंगों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इनको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होते ही उत्तर प्रदेश के नंबर 1 अधिकारी थे अपर सचिव गृह संजय प्रसाद जी, उनको हटा करके चुनाव आयोग ने उनको कहीं और पोस्टिंग कर दी, यानी कि 1 नंबर का जो ब्यूरोक्रेट है उसको हटा दिया। लेकिन कहीं से कोई स्कूपकाट नहीं, किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कोई इसके अंदर नाराजगी या कोई बयान सुना हो तो मुझे बताइए आप। और दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए करते हैं कि जो उनका फोर्स है उस बेड़े में से एक अधिकारी को बदलने पे वो कहती है कि आग लग जाएगी। फिर इसका मतलब क्या है कि आपकी सरकार की वहां पे इकबाल नहीं है, इसका मतलब आपकी सरकार का वहां पे पकड़ नहीं है। आपकी सरकार के पास वहां पे ना इंटेलिजेंस है, ना वहां पे एक अधिकारी आपकी सरकार को वहां पे स्थिर करके रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप। ठीक है, ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे संजय चक्रवर्ती से। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में। सबसे पहले टीएमसी के हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हैं संजय चक्रवर्ती जी, उनसे एक बार जल्दी से रिएक्शन ले लेते। जल्दी से हाथ उठा रहे थे आप, संजय चक्रवर्ती जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आजकल विश्लेषक पे भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं के लिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, तो कोई बात नहीं, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। आप लोग तो कहते हैं कि विचारों की आजादी है, कम से कम सुनना भी सीखिए। तो आपके तो विचारों की आजादी हमको भी दीजिए ना, हमको भी दीजिए बोलने का आजादी। बोलिए। दूसरे पर कमेंट मत कीजिए ना संजय चक्रवर्ती जी, बचिए, फैक्चुअल अपनी बातें रखिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, अभी उत्तर प्रदेश दिख गया, लेकिन तो बंगाल के डीजीपी को हटाया गया, शुरू में आते डीजीपी हटाए गए थे, वो नहीं दिखा। ये नहीं बोला उन्होंने कि वो बीजेपी का डीजीपी वहां पे बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया। ये दुखद है। ये इस तरीके से बातें करना, एक तरफा बातें करना दुखद लगता है। माँ माटी मानुष के बारे में बात करते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अगर आप मुस्लिम तुष्टिकरण करते तो 292 सीटों में से 205 सीटें हम जीते ना होते। अपनी बार 200 पार, अपनी बार 200 पार के जो नारे लगा रहे थे, क्या हुआ? 100 पार नहीं कर पाए आप लगातार आप लोग कोशिश की है। वो भी उस जो 77 सीटें आई हुई थी उसमें 48 सीटें ऐसी थी जो टीएमसी के लोग, उसमें कांग्रेस के लोग, उसमें सीपीएम के लोग थे जो वो 200 पार पे जो है पे चले गए कि हाँ 200 पार पता नहीं आने वाली होगी। 48 लोग ऐसे थे जो दूसरे तरफ से बुलाए हुए थे, जिस तरीके से हरियाणा में हो रखा है।
सीटों में से जो है 7 सीटें तो कांग्रेस है, इन लोग के लोग लड़ रहे हैं, 3 केवल बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। तो ये तो हालत है इनकी कि जहाँ पे इनके पास लोग नहीं होते वहां पे इस तरीके से लोग पैदा करते हैं, दूसरे दलों को तोड़ करके, दूसरे को ला करके। एक राज्य की मुख्यमंत्री है, उनके पास इनपुट रहता है, भले इस समय कानून व्यवस्था उनके हाथ में हो या ना हो, लेकिन सरकार के पास इनपुट रहता है कि क्या होने वाला है। तो इनपुट के बारे में वो जरूर बताएंगी, जरूर रखेगी, वो चुपचाप नहीं रहेगी, उनको बोलना उनका काम है। अच्छी तरीके से उन्होंने, अगर किसी बात को उन्होंने मुस्लिम ईद में भी बताया था कि आप लोग शांत रहेंगे, तो ये क्या गलत बोला क्या? किसी को अगर आप किसी के बारे में अगर किसी को शांति की बात करें तो भी गलत है, और आप जो है किसी को जो है भड़काने वाले, अब ये प्रधानमंत्री जी है, कभी मीट के बारे में बताएंगे, कभी मछली के बारे में। अरे मछली वालों ने जो है दीदी पर तुष्टीकरण करने का आरोप बीजेपी के जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण करती हैं, चेहरा जात हिंदू मुस्लिम बीजेपी टीएमसी देखकर मानवता से नीचे गिरकर बात करती हैं। बीजेपी की राजनीति है तुष्टीकरण में टिकी हुई है। इनके बाहर, इनके वक्तव्य में से राम, इनके पाकिस्तान, इनके में से जो है 2-3 नाम निकाल दीजिए, इसके बाद ये सब बोलने के लिए बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि काम ही है ये। प्रधानमंत्री का काम ये है, जो बोलते हैं मछली खाओ, ये खाओ, अरे मछली तो शुभ माना जाता है। और मैंने तो स्मृति ईरानी को देखा, इतनी बड़ी मछली लेकर के खड़ी हुई थी, तो ये कौन सी बात होती है? आप मछली को शुभ चीजों को जो है उसके बारे में आप जो है आप भाषण दे रहे। अरे आपको 10 साल का अपना काम किया कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको 70 साल की चीजें याद है, लेकिन 10 साल में आपने काम किया कि उसके बारे में आप राम के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस को राम का याद आ रहा है, उनका घोषणा पत्र बेकार है। क्यों भाई? आप कौन होते बोलने वाले? आप अपने बारे में बात करिए ना। मुकेश त्यागी, अपने घोषणा, ठीक है, मुकेश त्यागी जवाब देंगे जल्दी से। 1 घंटा 17 मिनट तक बात किया, लेकिन 1 घंटा 17 इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है, देखिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही हैं कि सुबह गौमूत्र पियो, दोपहर में लंच के साथ गोबर खाओ। अरे किस स्तर की आप राजनीति कर रही? प्रधानमंत्री ने उनका वो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सावन के महीने में आप कम से कम प्रदर्शन तो मत करिए, आप हिंदू के जो सेंटिमेंट है उनको हर्ट मत करिए। आप ये हर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपके जो इरादे हैं, आपके इरादों के अंदर जो है सियासी बूथ नजर आती है, उनको दिखा करके, मछली दिखा करके। और अभी राहुल गांधी और लालू, मुझे बोलने दीजिए संजय जी, मुझे बोलने दीजिए। अरे आपने बोला, मैंने बोला नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। इतनी तो अरे भाई आप एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, कितने बड़े बड़े लोगों, वहाँ की करीमा अहमद गिराई, ममता बनर्जी ने पहले गिरा चुकी है बहुत ज्यादा। अब देखिए ऐसा ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास बोलने के पास कुछ है नहीं। प्रीति जी को चुप कराइए, ये मुझे बोलने दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी बोलने दीजिए, आपकी बातों को सबने बहुत चुपचाप से सुना है, बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं। मैंने एक तो सुना, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, और भी लोग हैं, उनको भी जल्दी से। मुकेश जी एकदम जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की राजनीति इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर जिस प्रकार से पोलराइजेशन आप लोग कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट जा रही है। क्योंकि हिंदू को लग गया है कि जैसे महुआ मोइत्रा ने देवी माँ की मजाक बनाई थी कि वो सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, तो आपके यहाँ ये लगातार इस प्रकार की जो सेंटिमेंट्स हैं वो लगातार आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज गौमूत्र कहना, गोबर खाना, ये कहाँ की शैली है मुझे जरा बताइए। और अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभाल सकती, देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि 200 से ज्यादा मत लेके जाएंगे और 5 व्यक्ति के ऊपर 1 व्यक्ति उसको मैनेजमेंट करेगा। अगर कल कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा, जरा मुझे बताइए। और मैं गारंटी कह रहा हूँ जिस प्रकार से वो भी तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मुकेश त्यागी जी, ममता बनर्जी भी तो सवाल पूछ रही है। वो कह रही है कि आप अचानक से चुनाव के टाइम पर ये पोस्टिंग करा रहे हैं, पोस्टिंग कहाँ से हो रही है? वो कह रहे हैं कि ये सबको पता है, और अगर चुनाव से पहले आप कर भी रहे हैं जो सेंसिटिव इलाके हैं, तो वहां अगर दंगा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? वो भी तो वो कह रही है। नहीं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। देखिए पुलिस इनके कंट्रोल में है, पुलिस की व्यवस्था करना इनका काम है। अगर वहां पर और इनका क्योंकि एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, और इनका हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर रहा है वो ये रहा है कि स्टेट पार्टिसिपेशन इन लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे स्टेट का डायरेक्ट कोल्यूशन है विद द पुलिस। तभी सीबीआई के लोगों को रोक लिया, तभी एनआईए पे चली। संदेश खाली का कई सालों से वहां पर महिलाओं का जो बलात्कार किया जा रहा था और
जबरदस्ती जमीन खींची जा रही थी, उसका कहीं उजागर नहीं किया। जब वो पकड़ा गया तो उसको छुपा लिया। एक महीने तक पता नहीं लगा कहाँ पर है शाहजहां थे। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है इन मैनेजिंग। तो ये सिलेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। टीना करवीर, अगर क्या राम नवमी दोनों ही क्या सियासत का मुद्दा होना चाहिए, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य के लिए जहां पर राम नवमी पर इतनी राजनीति हो रही हो? जी देखिए प्रीति जी, इनके एक नेता सत्यपाल मलिक साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी कब कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के, तो कुछ भी में सब कुछ आता है कि ये किस तरीके से दंगे करवाने में कौन माहिर है सबको पता है, पूरे देश ने देखा है। गुजरात और मैं हरियाणा से आज भी याद है कि सरकार के पास इनपुट थे, मुख्यमंत्री उस समय खट्टर साहब थे, उनके पास इनपुट थे कि दंगा हो रहा है वहां पर क्योंकि कलश यात्रा निकली, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो दंगा होने दिया और फिर बाद में आके क्या बोले कि मैं क्या इस राज्य को पुलिस व्यवस्था पूरे राज्य को नहीं दे सकता हूँ। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनके हाथ में था या नहीं। अब वो गृह मंत्री कुछ और बयान कर रहे थे कि हमारे पास तो इनपुट ही नहीं थे। अरे जिस सरकार में आप हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको क्या पता नहीं होता है कि आपके राज्य में क्या होने जा रहा है? तो सबको पता होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कराती है, जानबूझकर कराती है, क्योंकि ये दंगे कराने में ही माहिर है। इनको हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इनको पता है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। अब चुनाव हारने का डर जो है इनको इतना सता रहा है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। और इससे पहले ही हम लोगों को तो सबको सतर्क हो जाना चाहिए। जो सत्यपाल मलिक बार बार आकर ये कह रहे थे, इन्हीं के गवर्नर, इन्हीं के नेता है। और अभी और अगर सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करते, आप मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर में भी दंगे आज तक नहीं रुके और किसकी सरकार है वहां पर? मैं कहती हूँ पहले मुझको लगता है विपक्षी पार्टियों को एक सिलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। जब राम मंदिर पर आए तो आप मणिपुर चले जाते हैं, जब मणिपुर पर कोई बात करे तो आप राम मंदिर और राजनीति पर आ जाते हैं। जब आप राम मंदिर पर बात करें तो राम मंदिर पर बात करिए। टीना, राजनीतिक हमारे साथ निरंजन पोद्दार। ठीक है, जल्दी से मुकेश त्यागी जी, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ जो टीना जी इनको डिफेंड कर रही हैं, इनका क्या हाल कर रखा है इकला चलो की पॉलिसी। इनको कांग्रेस को वहाँ पे वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं दे रहे, एक दूसरे को गाली दे रही है। बल्कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बी टीम बोल दिया था बीजेपी का, तो ये उनके डिफेंस में तो कम से कम ना है। आपकी स्थिति तो वेस्ट बंगाल में बहुत कमजोर है। पीएमसी आपको जिस तरह ट्रीट करती है जग जाहिर है। इतना बड़ा घोटाला करके आते हैं किसी और देश में, भैया आप चिंता नहीं, जेल में उसे सबसे पहले आपका गठबंधन वहाँ पर अपने चूर हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जवाब तो दे दिया, ठीक है। टीना, वो कह तो रहे हैं क्या अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होता तो पता कैसे चलता किसने चुनावी चंदा किसके नाम पर कब दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट को मानने से हम इंतजार कर रहे हैं। बात ये कहना चाहिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड, आप याद होगा कि 2020 के लगातार विपक्ष इसको लेकर कहता रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को अपना घर तो करना था। 500 ऑफिस तो बना रखे हैं, हर एक दिन पे चले जाइए 500 ऑफिस किसके। और आप देखिए रैलियों में जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसका पैसा है? वो चंदा लो धंधा लो, उसी नीति से चलाकर ये इतना इलेक्शन जो है रैलियों में इतना पैसा फूक रहे हैं। साफ तौर पर आप पूरे देश को पता है। और निर्मला सीतारमण की जब पतिदेव कहते हैं तो ये साफ है कि एक अर्थशास्त्री ये कह रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ बार बार, अगर यही ठीक है। निरंजन पोद्दार जल्दी से रिएक्शन, बहुत छोटा रखिए, समय कम है, मेहमान ज्यादा, जल्दी से निरंजन पोद्दार। प्रीति जी, आप एक चीज देख रही हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर अगर राम नवमी के ऊपर, या यूं कहें कि राम का रथ निकलने के ऊपर या राम की यात्रा निकलने के ऊपर अगर विवाद हो रहा हो, वहां पे आप देखो कांग्रेस के संस्कार देखो। आज भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पे राम यात्रा या रामनवमी की यात्रा निकलनी चाहिए। आज भी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण किसी भी रूप में, यानी कि वो राम की जो शोभा यात्रा है वो रुकनी चाहिए। यानी कि आपको ये आर्टिकल 21 की जब बात आती है, कहते हैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र है, अपने धर्म की आजादी है, फलाना है ढिकाना। लेकिन हिंदुओं की जब यात्रा निकलेगी, जब यहाँ पे रामनवमी की यात्रा निकलेगी, तो फिर सारी की सारी चाहे दंगे की बात ला करके, चाहे किसी भी प्रकार की, और सारे के सारे विपक्षी दल, आप ये भी सबसे बड़ा की बात मानिए कि जो कांग्रेस कहती है कि हम तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, और कभी भी 1 मिनट में जिसको कहते हैं ना इच्छाधारी राम भक्त बन जाते हैं, वो जब ऐसा जब प्रसंग आता है, जब बारी आती है, उस समय धर्म के साथ खड़े होने की, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की आस्था के साथ खड़े
खड़े होने की बात होती है तो उस समय चाहे भारतीय जनता पार्टी की आड़ दे करके, चाहे आरएसएस की आड़ दे करके, चाहे बजरंग दल की आड़ दे करके, चाहे दंगों की आड़ दे करके उस धार्मिक यात्रा को सारे के सारे लामबंद हो जाते। बड़ा आश्चर्य लगता है इस चीज को। उसके बाद में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। कम से कम आपको अगर इस चीज को कोई आशंका है तो उसके कोई इंतजाम किया जा सकता है। खालिस्तान के लिए रैली की जा सकती है और 5,000 लोग इकट्ठे होकर को वहां और फोर्स अगर खालिस्तान समर्थक रैली को अगर प्रोटेक्शन दे सकती है, उसको कोविंग कर सकती है, तो क्या बंगाल में राष्ट्रपति की यात्रा को कोविंग नहीं कर सकती पुलिस? लेकिन वास्तविकता यही है क्योंकि आज की तारीख में यहाँ बहुसंख्यक सबसे ज्यादा लाचार। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही निरंजन जी। पीयूष पंत जी, एक बार मैं नहीं आ रही समझ में। हाँ क्या बोल? पीसीआर को कहूंगी आपसे जरा संपर्क करें। पीयूष पंत जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही और इस बार भी दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये देखिए ईद के मौके पर ममता बनर्जी लोगों को गिफ्ट देती हैं, छुट्टियां स्कूलों की होती हैं, लोगों के छुट्टियां जो ऑफिशियल छुट्टियां उनको कहती हैं कि आप छुट्टियां लीजिए, गिफ्ट्स देती हैं। रामनवमी पर आपने कब देखा है कि लोगों को इन्होंने गिफ्ट दिया हो, लोगों को बधाई दी हो? ये रामनवमी के नाम पर मुंह बना लेती हैं। लेकिन आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो दोनों तरफ बराबर चलना चाहिए। मुझे लगता है दोनों तरफ के लोगों को बराबर लेकर चलना चाहिए। और देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं धार्मिक, उसमें तो मुख्यमंत्री को इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए, चाहे मुस्लिम समुदाय हो या चाहे जो है कि जो हिंदू समुदाय हो। गिफ्ट देना या ये करना ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार वो जो है कि एक धार्मिक मुद्दों पे जो है अपनी को एक कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो ये सरकार को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देख लिया, दशकों में देखा है कि धीरे धीरे जो है कि धार्मिक मुद्दे जो है लगातार फोर फ्रंट में आते चले जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और उसके आधार पे एक विभाजन करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। तो कोई भी सरकार हो, जो छुट्टियां हैं डिक्लेयर दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, हर समुदाय के लिए बराबर होनी चाहिए। क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय है वहां पे जहां इस देश में, तो उसकी ज्यादा छुट्टियां होंगी, अल्पसंख्यक समुदाय की कम छुट्टियां होंगी। ये सब हमेशा से चला आ रहा था। लेकिन अब चूंकि राजनीति जहां चली आई बीच में, आप किसी समुदाय को अपना जब वोट बैंक बनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के पक्षधर होते हुए आप दिखाई देने लगते हैं। यही हो रहा है प्रीति जी, लगातार आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे देश के स्तर पे यही हो रहा है। और अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इस तरह की बातें होने लगी हैं। सवाल ये होता है सरकार गवर्नेंस कैसे कर रही है? सरकार जो आम आदमी की जो समस्याएं हैं, रोजी रोटी रोजगार की समस्या है, वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने हर पार्टी के लिए, मैं कहूंगा सिर्फ एक के लिए, भाजपा के लिए नहीं या कांग्रेस के लिए नहीं या तृणमूल के लिए नहीं, सभी पार्टियां यही कर रही हैं। इसीलिए देखिए धार्मिक मुद्दों का इस तरह से या धर्म त्योहारों का इस तरह से पब्लिक डोमेन में उसको आप बड़ी गाजे बाजे के साथ, जोर शोर के साथ जो है उठाया जाने लगा है कि उसके आधार पे आप एक ध्रुवीकरण करें, अपना वोट बैंक तैयार करें। मुझे लगता है इससे बचना होगा सभी राजनीतिक दलों को, वरना इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और इसका नुकसान जो है वो जनता का नुकसान होगा। ये सरकारें तो, ये पार्टियों को फायदा होता है, वो इसके आधार पे अपनी सरकारें बना ले जाती हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? जनता का होता है नुकसान होता है। ध्रुवीकरण, हाँ। इस पे सतर्क सबको होना चाहिए और इससे दूरी बनानी चाहिए। जो त्योहार है सबके, और सरकार को संभाव से, कोई भी सरकार हो, संभाव से सबके साथ पेश आना चाहिए, किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजियां अब राजनीतिक दलों के द्वारा की जाने लगी हैं। ये तो तय बात है, 2014 के बाद से कंटिन्यू चल रहा है, लगातार यही बात चल रही कि ध्रुवीकरण किस तरीके से किया, पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया। नहीं तो ईद पर मिठाई, तो रामनवमी पर मिठाई क्यों नहीं? सवाल तो ये ईद पर अगर मिठाई तो रामनवमी पर मिठाई क्यों नहीं? ईद पर अगर गिफ्ट तो रामनवमी पर गिफ्ट क्यों नहीं? अरे आने तो दीजिए। बाकायदा त्योहार जो मनाया जा रहा है, ये त्योहार तरीके से मनाया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल के तो त्योहार है ना, और पश्चिम बंगाल के त्योहार में आपको पता होगा 68,000 त्योहार। रामनवमी पश्चिम बंगाल का त्योहार नहीं है। अरे सुनिए तो, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे रामनवमी पश्चिम बंगाल का त्योहार नहीं, क्या कह रहे हैं?
अरे क्यों नहीं है? छुट्टी नहीं निकल क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, बुरी बात तो सुनिए। त्योहार जो मनाया जा रहा है, पिछली बार में दुर्गा पूजा का त्योहार हुआ था, तो दुर्गा पूजा के त्योहार में मुख्यमंत्री ने एक उसमें जो है 70,000 रुपए दिए थे। लगभग 68,000 दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, और 70,000 रुपए एक जो पंडाल को दिया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईद में दिया जाता है उसमें नहीं दिया जाता है? दिलीप घोष कह रहे हैं, दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये ईद पर मिठाइयां बांटते हैं, लोगों के गले मिलते हैं। रामनवमी पर ना तो गिफ्ट देते हैं, ना कभी गले लगे लोगों के, ना ही इन्हें अच्छा लगता है, मुंह सिकोड़ लेते हैं रामनवमी के नाम पर। दिलीप घोष ने जो है बाकायदा पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सरकार आएगी तो टीएमसी का कार्यकर्ताओं को चौराहे पे टांग देंगे, नहीं होगा तो पब्लिक डोमेन में देख लिया जाएगा, उनको टांग करके मारेंगे उनको। ये इस तरीके से दिलीप घोष का ये स्टेटमेंट है, और चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसके ऊपर, कोई संज्ञान नहीं लिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं इसी तरीके से। ऐसी बातें बोल जाते हैं। तो आप दिलीप घोष के बारे में बात ना करिए। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू का ये पहला और आखिरी यही इनके पास है। इनके पास बेरोजगारी का कोई रोड मैप नहीं है, महंगाई का कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास काला धन का, भ्रष्टाचार का कहीं कोई रोड मैप नहीं। भ्रष्टाचारी है, इल्जाम लगाओ, अपने पार्टी में ले आओ, यही काम चल रहा है सिंपल। स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, लेकिन एसबीआई को स्विस बैंक बना दिया उठा करके। तो आप तो ये सब बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सौहार्दपूर्ण त्योहार को जो है खुशी से आज के और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाइए। शोभा यात्रा के लिए जो आपको रूट बताया गया है उस रूट पे चलिए। ये पिछली बार के तरह उत्तर प्रदेश में हुआ था, अच्छी तरह कैसे याद होगा। उत्तर प्रदेश में जो एक शोभा यात्रा के रूट बनाई गई थी, उस रूट से हट करके बाकी तो बरेली की घटना। मुकेश त्यागी जवाब, समय कम है। मुकेश त्यागी दुखद ये है कि हाई हस्ताक्षर के बाद जो है अनुमति ग्रांट की गई है, इनकी तरफ से मनाही थी, इन्होंने तो मना कर दिया था। अभी रामनवमी के प्रति जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि हम तो छुट्टी डिक्लेयर करी। पहले आपने छुट्टी डिक्लेयर करी थी, आपने मौलवियों का स्टाइपेंड बढ़ाया, 2,500 मुआवजे थे जो उनको 1,500 रुपए बढ़ाए। आपने जरा हिंदू प्रीस के लिए कितना दिया, जरा मुझे बताइए। थे तो आप हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के पास कोई बांग्लादेश से जो वहाँ पे घुसपैठिया आ रहे हैं, आप उनके लिए झूठे आधार कार्ड हैं, उनको वोटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको टीएमसी का एक मिनट बोलने दीजिए। इनका सूर्यास्त हो चुका है। मैं आपको लिख जो कि 2011 के बाद आई थी, और 1977 से लेकर 2011 तक सीपीएम का रूल था। वहां पर इन्होंने वही मॉडल रेप्लिकेट किया, वही खूनी इतिहास दोहरा रहे हैं, वही मारपीट, किसी कोई उनके खिलाफत बोले उसको गोली से मार दो, उसको पीट दो। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर चरमरा हो चुका है। वहां के चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है कि यहाँ पर जितना करप्शन वेस्ट बंगाल में हो रहा है कहीं नहीं हो सकता। क्यों? वो अपनी जागीर समझती ममता बनर्जी। अब ये मैं आपके लिए संजय जी, आपका टीएमसी का सूर्यास्त वेस्ट बंगाल के अंदर हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। अपने बिस्तर बांधने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन चली, अब जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। आप बाहुल्य देश के अंदर जो है माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में कौन कर रहा है? करवा दिया जाता है, ममता बनर्जी कर लेंगे, खुलेआम कर रही है। जो चुनाव है 2024 का चुनाव, मैं साफ तौर पर कह रही हूँ 2024 का चुनाव में आपकी भ्रष्टाचार को मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? कि एक ऐसी सरकार को चुनिए जो भयमुक्त सरकार, जो भयमुक्त देश को चाहती है, जो टैगोर का सपना था। टैगोर का सपना था कि एक ऐसा देश हो जो भयमुक्त हो। आज देखिए हर एक कौम, चाहे अमीरी गरीबी किस तरीके से बढ़ रही है, कुछ कौम आज भी इतना भय से, डर से जी रही हैं। तो 2024 में मैं साफ कह रही हूँ कि एक ऐसी सरकार को आप चुनिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा है। तो मैं ये साफ कहना चाहती हूँ।
और बार बार हम लोग ये कहते हैं कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके या तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश का भला नहीं हो सकता, इस देश का विकास नहीं हो सकता। युवाओं पर और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कम करने का जो विजन, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, इस तरीके का विजन होना चाहिए किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का। देखिए अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, कुछ नहीं उस मैनिफेस्टो में, कोई ऐसा विजन नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना जानते हैं। इन्होंने दो टर्म में आपने वोट ही बटोरा, लेकिन आपने किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं किया, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो। आपने गरीब और अमीर के बीच जो खाई बढ़ा दी है, खाई को हम कम करने जा रहे हैं। लेकिन आपके घोषणा पत्र को तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुस्लिम लीग की छाप है। वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण अगर इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई कर रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं, आप इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि ये मुस्लिम लीग की छाप है। जी देखिए, यही तो मोदी जी की कमजोरी है, ना वो सीखना चाहते हैं, ना वो सीखने के प्रोसेस में है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते रहते, इसलिए मुस्लिम लीग का अपना इतिहास देखिए ना जाकर, किसके साथ आपने गठबंधन किया, कौन कर रहा है। हम तो हर एक वर्ग का सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा सब समाज की बात करती है और लगातार हर एक वर्ग की। क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं हमने सरकारें चलाई है, हमें सरकार चलाना आता है, हम इस लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 साल अन्याय किया है, अन्याय काल, इसलिए हम कह रहे हैं कि अन्याय को पीयूष पंत जी, समय कम है, पीयूष पंत जी क्या कहेंगे? पत्र दिया है पूरे, आपने जब फुल एंड फाइनल कहा था उसके बाद भी कई बातें निकलकर सामने आ गई। देखिए प्रीति जी, देखिए रामनवमी, देखिए ये हमें समझना होगा कि तुष्टीकरण बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, नहीं तुष्टीकरण देखिए हर पार्टी करती है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जिस तरह से धर्म ज्यादा महफूज हो रहा है और उसके आधार पे लामबंदी करने की कोशिश होती है, तो तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी भी करती है। हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के खिलाफ एक स्टैंड लेती है, इसीलिए कि बाकी कंसोलिडेशन हो हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उत्तर प्रदेश उसका ताजा उदाहरण है, गुजरात पहले था, उसके उत्तर प्रदेश है, अब बंगाल को भी कोशिश हो रही है। देखिए बंगाल में चूंकि हिंदू त्योहार एक दुर्गा पूजा जो मेन होता है वहां पे, वो सबको मनाते हैं बाकी, लेकिन अल्पसंख्यकों को थोड़ा बहुत निश्चित रूप से सहायता दी गई है और हर जगह दी जाती है। तो उसको लेते हुए ये राम को वहां पे लाया गया ताकि वो एक हिंदू समाज जो वहां का है, वो भी समाज कौन सा, देखिए वहां का हिंदू समाज इस तरह से बढ़ता नहीं इन मुद्दों पे। हमने ये पिछले लोकसभा चुनाव पे भी देखा और विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है यहाँ पे आपका पक्ष गलत है। मुझे लगता है कि जो हिंदू समाज है या फिर नॉन बंगाली समाज है, वो पहले सीपीआई के डर से नहीं कहता था, अब टीएमसी के डर से नहीं कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री के बीजेपी के वहां मुखर होने के बाद से कम लोग अपनी बात रखने लग गए हैं रामनवमी को लेकर के। बंगाल होके आना चाहिए, एक बार बंगाल होके आइए वहाँ पे। क्या कह रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी? मैं कह रहा हूँ एक बार बंगाल होके आइए। आईपीएल हो रहा है, जो है रात को 11 में छुट्टी है और वहाँ पे लेडीज जेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल खुले, उस पे जो है बहुत दूर से। संजय चक्रवर्ती जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चक्रवर्ती है या बैनर्जी है या घोष है वही बंगाल घूम के आया है? इस बात का डर, कितना महिला सुरक्षा हमारे प्रदेश में है, कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आती हूँ मैं, संजय चक्रवर्ती जी, आपको बता दूं मैं, मुझको बहुत अच्छे से बंगाल के कोने कोने, गली कुचे, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब पता है मुझे, सरकारी स्कूल तक पता है सर, सड़कों तक पता है, टीएमसी का और सीपीएम का राज पता है, सब पता है सर। तो ऐसा आपने बीजेपी का भी राज देखा होगा। अभी तक तो बीजेपी का राज नहीं, मैं कह रही हूँ बंगाल में अभी तक तो बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब के राज्य में तो लोग रह रहे हैं ना, और वहां रामनवमी के दिन क्या होने वाला है इस पर जब आप कहते हैं तो उस पर सवाल पूछना लाजमी है। आप इस पर ये कहेंगे मुझे बंगाल घूम कर आना चाहिए, तो मैं आपको भेजती हूँ सर, आप ही जाइए एक बार देख कर आइए, कोई बात दिखाई, वो अपना पर्सनल नजरिया है आपका, कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल नजरिया है, आपका पर्सनल नजरिया है। फाइनल कमेंट पीयूष पंत जी दे रहे थे अपनी तरफ से। पीयूष जी जल्दी से बोलिएगा, समय वैसे कम है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। आपका पर्सनल नजरिया है संजय चक्रवर्ती जी, वो हो सकता है, उस पर कोई दो राय नहीं। देखिए प्रीति जी, मैं ये कह रहा था कि तुष्टीकरण जहां तक बात है, देखिए सभी पार्टियां कर रही हैं, धीरे धीरे कर रही हैं, कोई कम है कोई ज्यादा कर रहा है। ठीक है, जल्दी से, समय कम है। कंसोलिडेट करने के लिए मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से बंगाल में देखिए, क्योंकि हर
हर क्षेत्र के अपने अपने भगवान होते हैं और ये हो उसके हिसाब से परंपरा है। और वहां पे जैसे उत्तर भारत में जो है राम और कृष्ण इनका ज्यादा महत्व है, इसलिए वो त्योहार यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बंगाल में वो नहीं है, लेकिन वहां जो है कि राम को जो है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ले जा करके वो जो हिंदू राम है वहाँ तो पहले से थे, भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार लेकर से, जाएगी? उत्तर सर प्रदेश बहुत से बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी, और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।